को रीविजिट करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर वो सेकेंडरी वहां बैठी हुई थी, मेलानोमा कहीं और था, उसकी सेकेंडरी डिपॉजिट था, फिर मैं शायद मान लूं। ये बड़ी लंबी खींचने वाली बात है, आई डोंट नो। लेकिन अच्छा प्राइमरी जी सर, जी सर, जी सर, आप सही कह रहे हैं, प्राइमरी कहीं और होगा। हाँ, ये हो सकता है। सर दूसरी मुझे उसकी पेशेंट की बात समझ में ये नहीं आई, उसको दाखिल करा किया गया था कि आप जो है ना एडमिट हो जाएं और वजाइना में इम्नियान लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इम्प्लांट? इम्नियान सर, इम्नियान लगाएंगे। और कंसल्टेंट कह रही थी रिपीटेड इसको लगाने की जरूरत पड़ सकती है वजाइना के, क्योंकि डिफरेंट जगह पे बार बार ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि ब्लैक स्पॉट्स अगर प्राइमरी कहीं पे भी हो तो ब्लैक स्पॉट वजाइना में आ रहा है तो उसको इम्नियान लगाने से क्या फायदा पड़ेगा? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट नो। कुछ और पूछ लो, क्यों ऐसी खामखा जो बात इतना खींच के हम ला रहे हैं कि मे बी नॉट प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी को ढूंढो, उसका इलाज करो। ये सेकेंडरी का इलाज तो बाद में होगा। तो सर उसकी पेट सीटी हुई थी, उसमें कहीं पे लोकेट उनको नहीं हुआ कि कहीं और जगह पे है कोई चीज। लेकिन ये लोग कह रहे थे कि ये ब्लैक स्पॉट्स वजाने में बार बार क्या आ रहे हैं। मुझे ये जिंदगी में कभी केस नहीं देखा, समझ में नहीं आ रही थी। ऐसी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आप सब सुन लीजिए, पेश आएंगी डिफिकल्टीज, जहाँ पे आप समझते हैं कि टेक्निकली स्पीकिंग, एकेडमिकली स्पीकिंग, वो कुछ किताब के हिसाब से डायग्नोसिस मिलता नहीं है या कुछ गलती हो गई है, तो आप ये ना कहें गलती हो गई है, आप ये कहें प्लीज रिव्यू योर डायग्नोसिस और रीविजिट द फाइंडिंग्स एंड मेक अ न्यू डायग्नोसिस। इस तरह से कहिए, कभी किसी को ये अल्फाज ना कहिए यू आर रॉन्ग। ओके सर। ये एक प्रोफेशनली फॉर योर फ्यूचर, ऑल योर लाइफ, ये जी आज सर। याद रखिए। आप जी सर। प्रोफेशनल कॉलेज को आपके पास वक्त का नाम रिवाज है, सेकंड ओपिनियन के लिए आ जाते हैं। एज यू ग्रो अप यू विल बिकम प्रोफेसर, तो आपके पास सेकंड ओपिनियन के लिए बहुत सारे लोगों की आदत होती है खाम खा कहना हाँ उन्हें गलत किया है, ये भी गलत था, ये भी गलत था, डायग्नोसिस भी, ट्रीटमेंट भी, ये वो। आप ये बात नहीं कहने, वो खुदा मैंने आज तक कभी नहीं कहा। मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं सेकंड ओपिनियन के लिए, मैं सिर्फ कहता हूँ कि ये उनकी ओपिनियन है, ये मेरी ओपिनियन है। फिर वो गलत ही, मैं कहता कोई गलत सही नहीं हो सकता, ये तो अल्लाह मियाँ को पता है कौन गलत है कौन सही है, लेकिन मेरी ओपिनियन में ये है। तो आप इस तरह से कीजिए कि I feel that revise your finding and make a new diagnosis. Which, in other words, you are saying your diagnosis is wrong, but without using the word wrong. क्योंकि आप किसी को भी कहते नहीं you're wrong, तो इंस्टेंटली एक लड़ाई शुरू हो जाती है, शटर डाउन हो जाता है, वो कहता मैं क्यों गलत है, तू गलत, मैं तू में बात आ जाती है ना। आप किसी को गलत नहीं कहेंगे। आप at best the terminology you will use is please revisit or revise your diagnosis or findings. चलें, और किसी ने क्या पूछना है? ये तो एक इसका मॉरल मैंने बता दिया, और पूछिए कोई। आप घर पे बैठे हो, कोई देख नहीं रहा, फिर भी आप सवाल पूछने से गुरेज करते हो, क्योंकि बड़े हॉल में, क्लासरूम में कोई खड़ा होकर सवाल नहीं पूछता। ये पाकिस्तानियों की आदत है, हम सब पाकिस्तानी एक से ही। जी बोलिए रिजवान। सर मैंने आपसे आप पहली बात मैंने आपको कहा कि रिजवान अहमद की बजाय आप अपना नाम कीजिए। जी सर। आपका अपना नाम क्या है? शगुफ्ता सर। डॉक्टर शुक्र। सर मैं सिर्फ एक और सवाल पूछना चाह रही हूँ। सर ना मैंने पुबर्टी पहले पूछ रहे सर
इरेगुलर साइकिल्स थे, should, पहले उसके 15 डेज के थे, फिर सर अब उसे कंटिन्यूअस हैवी, हर एज ऑफ मिनार्की वाज एट 13 इयर्स और उसकी एज ऑफ 14 इयर्स थी। तो मतलब सर 1 साल से उसको इरेगुलर साइकिल्स हैं, अब 15 डेज से उसको कंटिन्यूअस ब्लीडिंग है, हैवी ब्लीडिंग, सोकिंग 7 to 8 पैड्स पर डे विद सर गम ब्लीड की एपिसोड्स भी हुई हैं, स्पॉन्टेनियस गम ब्लीडिंग 3 to 4 टाइम्स इन दिस 15 डेज ड्यूरेशन। और सर मैंने ये आपसे पूछना था कि हम इसमें बीटी, सीटी, पीटी, एपीटीटी सारे कराएंगे, और काइंडली सर इनका थोड़ा सा जस्टिफिकेशन दे दीजिएगा, क्योंकि बुक्स में सर इतना क्लियर नहीं किया हुआ। चलो जी, बड़े यंग गर्ल सून आफ्टर मिनार्की और टीनेजर, उसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है और होती है, ये रियलिटी है। बहुत सारे मरीज सिवियरली एनीमिक हो जाते हैं और वो हमारे पास लाए जाते हैं विद मदर कि जी इनको हैवी ब्लीडिंग है, क्लॉट्स हैं, ये है वो। पहली बात तो ये है कि हमने एक फिजिकल कॉज सोचनी है कि फिजिकली क्या है। फिजिकल है कि यूट्रस में कोई एनॉमली है, यूट्रस में कोई कंजेंटल एनॉमली है, डेवलपमेंटल एनॉमली है, फिर नियोप्लाज्म फाइब्रॉइड है, कोई आजकल की दवाइयां मिसट्रीट करती हैं, कोई फॉरेन बॉडी यूट्रस में तो नहीं, कुछ नहीं। ये लोकल कॉजेज या फिजिकल कॉजेज आपने बाय अल्ट्रासाउंड एंड एग्जामिनेशन रूल आउट करनी। जब वो रूल आउट कर लेंगे आप, फिर दूसरी तरफ आप नेक्स्ट आते हैं कि जी इन्होंने अभी डॉक्टर शगुफ्ता ने नाम लिया कि हेमाटोलॉजिकल कॉजेज, कोएगुलेशन डिफेक्ट्स, आईटीपी या कुछ और कोई भी कोएगुलेशन का डिफेक्ट हो सकता है। वो आप इन्होंने सही बोला कि ब्लड टेस्ट सारे करवाएंगे इंक्लूडिंग कोएगुलेशन, कोएगुलोपैथी रूल आउट करेंगे। जब वो रूल आउट होगी फिर हम आते हैं हार्मोन्स की कॉजेज पे। हार्मोन इन्फेक्शन मैंने इसलिए नहीं कहा, इन्फेक्शन में बहुत अर्ली स्टेज पे मेनोरेजिया होता है, हैवी मेंसेस होते हैं, बाद में एमेनोरिया होता है, लेकिन इस पेशेंट इतना हैवी भी नहीं होता जो जिस तरह ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसलिए मैंने इन्फेक्टिव सर ये पेशेंट इमरजेंसी में आई थी सर, ये फेंट हो गई थी, इसकी 3 HB हो गई थी सर, फिर इसको 3 BTs हुई हैं। तो फिर मैंने पहले बोला लोकल कॉज, फिर बोला कोएगुलोपैथी, फिर बोला इन्फेक्शन, क्वेरी वो इसमें नहीं। तो फिर आप आते हैं हार्मोनल थेरेपी, हार्मोन ट्रीटमेंट पे। क्या जो पुराने जमाने में AUB कहते थे, अब उसको सिर्फ HMP कहते हैं। तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है ड्यू टू हार्मोन डिस्टर्बेंस। तो ऐसे पेशेंट में नंबर 1, जैसे जो आपने पेशेंट बताया बेहोश हो गया, पहली बात आप बोलेंगे आई विल रिससिटेट द पेशेंट। नंबर 2, फिर चूंकि उसकी ये एक सिचुएशन हुई है सीवियर एनीमिया की वजह से, आई विल गिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन टिल हर हीमोग्लोबिन कम्स टू मॉडरेट लेवल। और फिर उसके बाद देखूंगी कि अगर उसने पास्ट में आयरन थेरेपी नहीं ली, वो नॉन कंप्लायंस या नहीं ली, तो फिर मैं पैरेंटरल आयरन दूंगी उसको। ये तो फौरी इमरजेंसी ट्रीटमेंट होगी। तीसरा हो गया, अब उसको हार्मोन ट्रीटमेंट देंगे टू स्टॉप द ब्लीडिंग। अब मैं उसकी हिस्ट्री ऐसा इम्तिहान में बोलेंगे, आई विल टेक हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट कि उसने अब तक कौन कौन सा हार्मोन ट्रीटमेंट लिया है। बिल फर्स्ट कोई नहीं लिया तो पहला आपका हार्मोन ट्रीटमेंट होगा प्रोजेस्टेरोन, प्राइमोल्यूटैन या ड्यूफेस्ट्रॉन। वो लार्ज डोज में देंगे, उससे ब्लीडिंग बंद हो जाती है। अगर वो ले चुकी है, फेल हो गया है, देन दूसरा होगा कि जी हम उसको OCP पे डालेंगे। उससे पहले प्राइमोल्यूट दे देंगे 10 दिन के लिए, फिर OCP 2-3 महीने देंगे। अगर वो भी ले चुकी है तो फिर हम आगे आ जाएंगे या GnRH एनालॉग पे। GnRH का टीका लगाएंगे, उससे वो ब्लीडिंग बंद हो जाती है, क्योंकि FSH वगैरह नहीं रहते। और उसी का वो नाम जो मार्केट नाम है ज़ोलाडेक्स या कुछ इस तरह के नाम है GnRH एनालॉग के। तो इस सीक्वेंस में आप बोलेंगी, मैं दोहराता हूँ कि पहले तो उसकी रिससिटेशन है, फिर उसकी इमीडिएटली ब्लड रिप्लेसमेंट की जरूरत है, चूंकि सीवियर एनीमिया की वजह से बेहोश हुई। ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे 1 या 2। शी इज ए यंग गर्ल, उसको होल ब्लड भी दिया जा सकता है, जरूरी नहीं पैक्ड सेल दे। तो फिर जब वो रिवाइव हो जाएगी, फिर मैं उसकी इनटेक ऑफ आयरन की हिस्ट्री लूंगी
कि आयन वो लेती भी रही है या प्रिस्क्राइब था, नहीं था, कैसा था। अगर वो अब तक लिया ही नहीं, फिर उसको ओरल आयन पे डाल देंगे, कोई बात नहीं, तो फिर पैरेंटल आयन की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कंप्लायंस नहीं थी और ओरल आयन लिया नहीं, उसने इरेगुलरली लिया, फिर हम इस सिचुएशन में पैरेंटल आयन की बात करेंगे। पैरेंटल, ये तो हो गया अनीमिया का बात। नेक्स्ट आ गया कि जी उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए अब तक उसने ये बोलना है, अब तक उसने क्या ट्रीटमेंट लिया है। अगर नहीं ट्रीटमेंट लिया तो फिर हम शुरू करेंगे टू स्टॉप द ब्लीडिंग प्रोजेस्ट्रोजेंस, प्राइमल्यूट और डियोफेस्ट्रॉन, then OCP, then GnRH एनालॉग्स, जोलाडेक्स वगैरह, इस ऑर्डर में हम देखेंगे। तो बाद में फिर हम रिव्यू करेंगे कि उसको इमीडिएट ये रिकवरी हो गई। आमतौर पर ये यंग गर्ल्स में OCP और ओरल कंट्रासेप्टिव पिल पे साइक्लिकली 3 से 6 महीने देने के बाद वो खुद ही रेगुलेट हो जाता है, ठीक हो जाता है। Do I answer, Dr. Shagufta? जी हाँ सर। सर मुझे एक सिर्फ सवाल पूछना है। सर मुझे ये बताएं कि अगर पेशेंट की HB11 है, उसका प्रीवियस 1 सी सेक्शन, उसका हम इलेक्टिव सी सेक्शन करें या 2 हो, तो उसके लिए हमें क्या कितनी वो ब्लड अरेंज करानी है? HB11 है, प्रीवियस 1 2 3, उसमें सब में एक एक कराएंगे या 2 में तो 2 कराएंगे? ये कोई ना, आप एक कहने पे आपको फेल कोई करेगा, ना 2 कहने पे आपको कोई फेल करेगा। जो आपका जो नॉर्मल अरेंजमेंट है, अगर आप एक अरेंज करती हैं तो एक काफी है। ठीक सर, इसमें मेरा जो पेशेंट था प्यूबर्टी मेनोरेजिया के साथ, इसके सर प्लेटलेट काउंट डिक्रीज थे जस्ट 76,000 एंड सर इसको 3 ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और इसकी सर हेमाटोलॉजिस्ट से कॉल अटेंड करवाई थी, उन्होंने इसे बुलाया था फॉर बोन मैरो बायोप्सी फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ ITP। शगुफ्ता कहाँ काम करती हो तुम? सर वो कॉल में सर लिखा हुआ था सर। हो तो अपनी जगह का नाम थे 10 मैनू सर निश्तर से। हैं? निश्तर से सर। मेरे कॉलेज से है, क्या बात करती जी है। सर। ITP आज थोड़ा सा जाके पढ़ लीजिए आप। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या क्या है, इडियोपैथिक साइटोपेनिया एक हेमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और उसका ट्रीटमेंट डायग्नोसिस बना के सीधा बायोप्सी नहीं करते, बोन बायोप्सी। आप पहले तो उसकी हेमेटोलॉजिकल स्टडीज करेंगे, आप उसके कोएगुलोपैथीज बाकी की रूल आउट करेंगे, और फिर उसके प्लेटलेट क्यों नहीं बन रहे या बन के डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सर BT CT PT APTT सब कुछ नॉर्मल था सर। सर फिर हेमाटोलॉजी से कॉल अटेंड कराई हुई थी, उन्होंने बोन मैरो बायोप्सी का सर कहा हुआ था। देखो बात यह है कि आपने डायग्नोसिस भी बनाया है, उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, उसका काउंट कितना है? 100,000 76,000 अगर 76,000 है, आपने डायग्नोसिस भी बना लिया कि इसको ITP है, तो उसका ट्रीटमेंट है स्टीरॉयड्स। सीधा बोन मैरो पे नहीं जंप करते, स्टीरॉयड का कोर्स दीजिए, मोस्ट ऑफ देम विल कम आउट ऑफ इट, दे विल बी ऑलराइट। हाँ, बोन बायोप्सी उसकी है जो आपके स्टीरॉयड को रिस्पॉन्ड नहीं करता और बार बार उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, पर्परा होता है, ब्रूसेस सारी बॉडी पे होते हैं, और उसके लिए फिर के बोन मैरो में जो कि ITP की इडियोपैथिक जब हमने बोल दिया इडियोपैथिक है वो, तो इडियोपैथिक पर्परा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है, उसकी वजह प्रोडक्शन इन द बोन मैरो भी है, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन इन द ब्लड भी है, और उसकी डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड, जहां बोन मैरो बिल्कुल नॉर्मल होगी। तो बोन मैरो पे जंप नहीं करना आपने कहना अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया 100,000 से नीचे है, आई कीप हर अंडर ऑब्जर्वेशन, एंड इफ नीड बी, अब तो 100,000 पे भी नहीं देते स्टीरॉयड, 50,000 या इवन 20,000 पे देते, मैं उसको कोर्स ऑफ स्टीरॉयड दूंगी और फॉलो करूँ, यहाँ पे फुल स्टॉप। और फिर
रिस्पॉन्स को देखते हुए जनरली दे गो इनटू रिमिशन आफ्टर अ कोर्स ऑफ स्टीरॉइड। 70% ऑफ them go into remission with steroids। उसका कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो शुक्र है हेमेटोलॉजिस्ट ने ये नहीं कहता है स्प्लीनेक्टमी करो, मतलब यहाँ तक बात नहीं पहुंचाई उसने। लेकिन आपने कहना है कि अगर सस्पेक्टेड, ये ऑल सस्पेक्टेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, उसकी कॉज हम विजिबल नहीं, क्योंकि उसकी कॉज कुड बी इन द बोन मैरो, कुड बी इन द ब्लड, कुड बी डिस्ट्रक्शन ड्यू टू एनी इन्फेक्शन और एनीथिंग। तो इसलिए मैं उसके ट्रीटमेंट हर सूरत में स्टीरॉयड है, स्टीरॉयड दूंगी और फिर फॉलो अप करूंगी। इफ शी रिस्पॉन्ड्स जनरली दे गो इनटू रिमिशन, दैट विल फाइन। इफ शी डजंट गो इनटू रिमिशन तो फिर बोन मैरो की जा सकती है कि क्या हो जाए, और ट्रीटमेंट फिर भी वही है। बोन मैरो इज नॉट ट्रीटमेंट, इसलिए एज इन्वेजिव प्रोसीजर, और इसलिए उसको टॉप पे नहीं रखना। पहले स्टीरॉयड, ट्रायल ऑफ स्टीरॉयड, आप लफ्ज ये इस्तेमाल करिए, ट्रायल ऑफ स्टीरॉयड्स, और अगर वो उससे ठीक नहीं होती तो फिर आप चलो। सर उसको वैसे ओसीपीस पे डाला हुआ था, उस पे उस पेशेंट की ब्लीडिंग अब कंट्रोल थी, तो सर अब उसके प्लेटलेट काउंट 76,000। सर इस पे हम स्टीरॉइड्स देंगे या अब हमारी पेशेंट तो सिम्टम फ्री हो गई है अब, ये फिर भी नहीं? बिल्कुल नहीं देंगे, वो इवन 50,000 से नीचे भी ठीक रहती है, तो मैं तो नहीं दूंगा। लेकिन आप कह दें कि जी अगर इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है तो steroid can be given and they respond very well, they do respond very well। जी जी जी। और सर अगर कोई ऑप्स में पेशेंट है हमारे पास, उसका डायग्नोसिस ऑफ आईटीपी जो है, आईटीपी इट्स डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है ऑप्स का जो हमें बता रही है कि मेरे प्लेटलेट्स कम है और मुझे इसके लिए ही दाखिल किया है लगाने के लिए जस्ट ट्रांसफ्यूजन, तो उसकी जब हम इन्वेस्टिगेशंस मांग रहे हैं तो उसमें हम सारा वर्कअप मांगेंगे, लाइक एलएफटीज, उसका यूरिन डीआर, उसको प्रोटीन यूरिया को रूल आउट करने के लिए, और उसका एसएलई का वर्कअप, एपीएल, इसका सारा मांगेंगे जो हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कॉजेज हो सकते हैं, क्योंकि हमें तो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है ना उसमें। तो बिल्कुल आपने आखिरी एक्सक्लूजन है, तो आप एक लंबी लिस्ट भी ना बना दीजिए कि वो हर बीमारी को फिर करना पड़े, फिर इन्फेक्शंस हैं, वायरल डिजीजेज हैं, टॉक्सिकोलॉजी है, और क्या क्या है जिसमें प्लेटलेट कैन बी डिस्ट्रॉयड। आजकल की इन्फेक्शन डेंगू नहीं आ रहा, तो इसमें प्लेटलेट कम हो रहे। तो ये सारी कंप्लीट लिस्ट ना बोले प्लीज, आप थोड़ा सा इम्तिहान में यू नो you have to be little clever in examination। clever is, मैं कोई आपके इस कोर्स में भी 20 दफा कह चुका हूँ, मुझे कहने में 21वीं दफा भी कोई हर्ज नहीं। आपका ऑब्स्टेट्रिक केस जो है घंटी बजने से पहले डिलीवर होके घर जाना है, फिर आप पास होंगे। अगर आप इधर उधर आईटीपी पे ही लंबा चैप्टर मेडिकल बुक का पढ़ के आ गई हैं आप, और उसी पे लंबा चलते जा रहे हैं हम, तो बच्चा तो डिलीवर नहीं होगा। फिर बच्चा तो वही है जब तक आप उसकी ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम मैनेजमेंट और ये नहीं बात करेंगे। तो इसलिए रिमेन फोकस्ड ऑन टू द प्रेगनेंसी, रिमेन फोकस्ड ऑन टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी। बात को आगे खुद चलाइए आप। एक्चुअली सर मैंने, सॉरी इंटरप्ट करिए, मैंने केस प्रेजेंट किया था, वो डायग्नोज केस था आईटीपी का, 6 ईयर से उसकी लास्ट प्रेगनेंसी में उसको पता चल गया था, लेकिन उसकी डिलीवरी अनइवेंटफुल रही, बस एक प्लेटलेट्स कुछ लगे थे। उसके बाद अभी उसने सेकंड कंसेप्शन की, उसमें उसके प्लेटलेट्स काफी लो है, 20,000 से जब लो हो गए उसके प्लेटलेट्स तो उसको एडमिट किया था फॉर ट्रांसफ्यूजन और फर्दर ना उसकी स्टीरॉयड थेरेपी के लिए। तो वो पेशेंट 36 वीक्स पे थी, तो एडमिटेड ही थी। उसको जो है 37-8 पे उन्होंने इंड्यूस करके, नॉर्मल डिलीवरी थी पहले, तो उसको डिलीवर कराया और वो डिलीवरी भी उसकी अनइवेंटफुल रही।
वो मैंने केस प्रेजेंट किया था, तो मेरे जो वो था एग्जामिनर, उसने मुझसे यही कहा कि आप जो है, आपने डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, आपने तो उसको लिफ्ट नहीं कराई, आपने उसकी पॉसिबल अदर कॉजेज को नहीं रखा, आपने उसकी इन्वेस्टिगेशंस नहीं रखी, एसएलई एपीएलएस की, और सिर्फ मैंने जो है ना यूरिन डीआर मांगा था, वो इसलिए कि मैंने प्री एक्लेम्पशिया और ये सब रूल आउट करना था। उन्होंने इवन मुझे ये तक कहा तुम्हें ईएसआर भी मांगना था एसएलई के लिए। ये तो मैं काफी कंफ्यूज थी इसमें कि हमें तो इतना टाइम नहीं होता, हम तो अपना मरीज मैनेज कर रहे होते, तो हम क्या इसमें मेडिकल डिसऑर्डर के अंदर घुस जाए पूरा, क्योंकि हाँ उसमें तो फिर आप नहीं निकल पाते हैं। बिल्कुल आपने सही, यू एग्रीड विद मी। आप सिर्फ लो जी, इन्होंने ये पूर्वी बजाज बहुत अच्छा पॉइंट बनाया है कि आज का ये आप सबके लिए दूसरा टिप है कि आप इम्तिहान में अगर आपको कोई भी मेडिकल सर्जिकल कोई भी कोई प्रॉब्लम और है, एडिशनल प्रॉब्लम है आपके पेशेंट को, तो आप एक फिक्रा लिख लीजिए, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। उसको आई विल इन्वेस्टिगेट एंड ट्रीट दैट कॉज विद द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम। डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये हेमाटोलॉजिस्ट है, आईटीपी वाला कोई भी है, ये फिक्रा आप बोल दीजिए, वापस आ जाइए फिर ऑब्स्टेटिक पेशेंट पे, ऑब्स्टेटिक प्रॉब्लम पे। आई विल इन्वेस्टिगेट एंड ट्रीट दैट मेडिकल प्रॉब्लम, जो भी बोला आपने, कार्डियोलॉजी की है, माइट्रिस है, इनकॉम्पिटेंस है, डायबिटीज है, वो रीनल डिजीज है, लिवर डिजीज है, क्या क्या है। और आई विल इन्वेस्टिगेट एंड ट्रीट दैट मेडिकल प्रॉब्लम का नाम लीजिए with the help of specialist, with the help of specialist। ये तीन लफ्ज बोल के get on with your obstetric problem कि इसका मैं ये करूँगी। ठीक हो गया? मेरा ख्याल है हम 15 मिनट और निकल गए। जो आज का पेशेंट है जिन्होंने प्रेजेंट करना, उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। आप सर मैं डॉक्टर मरियम डॉक्टर प्रेजेंट मरियम है? करूंगी केस। जी जी सर। डॉक्टर सर स्टार्ट मरियम करूं? हेलो मरियम खान, कहाँ होती हैं आप? सर इस्लामाबाद में होती हूँ। इस्लामाबाद, गुड। चलिए जी, शुरू कीजिए। Sir, my patient Zarka, daughter of Shaukat Ali, 21 years of age, student of BA, resident of Texla, lives at a distance of 2 hours from the Index Hospital. She presented to outpatient department on 9th November 2021. My patient is unmarried. Her last menstrual period was on 30th October 2021. Presented with complaint of pain abdomen from last 6 months, mass abdomen diagnosed on ultrasound 1 month ago. My patient is diagnosed case of ITP, immune-mediated thrombocytopenic purpura from last 12 years and had splenectomy 5 years ago. Since then, she has improved, having regular follow-up to the physician, and last visit to the physician was 1 month ago. My patient was in usual state of health 6 months ago when she complained of pain abdomen, localized to lower abdomen, more on right side, gradual in onset, dull in character, increasing in intensity with time, radiating toward the back and leg, relieved by medication, and sometimes so much severe in intensity that she has to go for injectable analgesic. The pain in the abdomen is not associated with menstrual irregularities, vaginal discharge, burning micturition, diarrhea, bloating, or a fever. About 1 month ago, she went to the private clinic with this complaint, where her ultrasound was performed and she was told about the mass in abdomen. However, the exact site and the size was not told to her. Before this, my patient had no perception of mass. She denies any complaint of nausea, vomiting, epigastric discomfort, urinary retention, hesitancy, frequency, constipation, hemorrhoid, varicosities, or swelling of the leg. There is no history of weight loss, anorexia, bone pains, evening rise of temperature, cough with epilepsis, or in contact with tuberculosis. My patient does not have any history of hirsutism, change in breast size or voice change. There is no history of uterine, ovarian, colorectal, or breast carcinoma in her family. Regarding her gynecological history, she had menarche at the age of the 10 years. At that time, she had excessive continuous bleeding
for about 10 days, soaking 6 to 7 pads per day, fully soaked, associated with passage of the clot, followed by unconsciousness, due to which she was brought to the hospital, where she underwent investigation and was diagnosed as having immune-mediated thrombocytopenic purpura. There was no history of viral infection, chronic use of medication, blood thinning agent, or history of fever, and no family history of bleeding disorder. She was put on tranexamic acid and delta cortical, with which her symptoms were improved. However, she had to undergo repeated transfusion and was not responding to the delta cortical with the passage of the time with that efficacy, so underwent splenectomy 5 years ago, followed by the regular vaccination and follow-up. Now she has regular cycle of 3 by 30 days, average flow, soaking 1 to 2 pads per day, with no history of the intermenstrual bleeding or dysmenorrhea. Regarding her past medical history, she has, other than this conditions, this medical illness, she has no significant chronic illness. Her past surgical history, other than she has not undergone any she has not undergone any surgery other than the splenectomy. Her family history is not significant regarding any chronic illness. She has normal sleep, appetite, and bowel habit. She is non-smoker, not addicted to any illicit drug. Her father is carpenter, lives in her own home, and daily requirements are met with difficulty. On examination, a young girl sitting comfortably on bed, well oriented in time, place, and person, with a BMI of 21 kg per meter square, blood pressure of 110 by 70 millimeter of mercury, pulse 86 beat per minute. Her temperature is 98.6 degree Fahrenheit, respiratory rate is 18 per minute. She is pale, but there is no clubbing, polynuclear jaundice seen. Oral hygiene is satisfactory. Thyroid is not enlarged. There is no pedal and sacral edema. Axillary and all accessory lymph nodes are not enlarged. On respiratory examination, she has normal vesicular breathing. On cardiovascular examination, normal first and second heart sound, with apex beat palpable in the fifth intercostal space. On abdominal examination, a protuberant abdomen, moving with respiration, no visible pulsation, pigmentation, bruises, petechiae seen, a scar of splenectomy present on the left subcostal region, um, below the left subcostal region. On superficial palpation, abdomen is soft, non-tender. On deep palpation, a mass of about 20 into 18 centimeter present in the right iliac fossa, extended to the hypogastrium, reaching up to the umbilicus, well-defined margin, smooth surface, cystic consistency, mobile, with overlying skin not adherent to the mass, and lower limit reachable. Percussion note is dull over the mass and resonant elsewhere, and the shifting dullness is negative. Very good. Mashallah, mashallah. Finish? Yes, sir. Okay. कह दीजिए pelvic examination can't be done because she's unmarried. Yes, sir. So, very good. Good history. तो अब आप इसकी अगर समरी बना दें इतनी ही अच्छी तो बस 21 years of age, unmarried, diagnosed case of immune mediated. एक मिनट 21 है कि 31? Yes. 21, sir, 21. 21. Unmarried, diagnosed case of immune-mediated thrombocytopenic purpura, had splenectomy 5 years ago, presented with pain abdomen and mass abdomen, diagnosed on ultrasound. It is not associated with menstrual irregularities. On examination, she is pale. On abdominal examination, on inspection, the abdomen is protruding. On palpation, a mass of 20 into 18 centimeter present in the right iliac fossa, extended to the hypogastrium, reaching up to the umbilicus, well-defined margin, smooth surface, cystic in consistency, mobile, with overlying skin, not adherent to the mass, and lower limit is reachable. Percussion note is dull over the mass and resonant elsewhere, and shifting dullness is negative. Pelvic examination was not done because she is unmarried. Good. थोड़ा सा ये मुझे बता दीजिए Yes, sir. एस को कहते हैं अप टू अम्बलाइकस और फिर रीचिंग राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के हाइपोगैस्ट्रियम. Sir, hypogastrium. Sorry, sir, hypogastrium. तो अम्बलाइकस तक ही हुआ ना फिर तो मैस. Yes, sir. Yes, sir. लोअर एब्डोमेन में मौजूद. वेरी गुड. ये आपने पहले इम्तिहान दिया है कि अभी नहीं दिया? सर दिया हुआ है, सेकंड अटेम्प्ट अभी. अब तो यू सो गुड, माशाल्लाह. कोई खास ही बात होगी जिस पे आप फेल होंगे? अभी तक तो आपने टोटल कोई 8-9 मिनट में हिस्ट्री भी प्रेजेंट कर दी, एग्जामिनेशन भी कर दिया, एंड आई कांट ऐड एनीथिंग टू इट. क्योंकि मैथ्स अगर आप किसी के पेशेंट का है
तो उसकी हिस्ट्री तो जो होगी सो होगी। इन्होंने जो बताया पहले इंस्पेक्शन पे देखिए, फिर उसको पैल्पेशन पे बताइए कि वो कंसिस्टेंसी उसकी क्या है, टेंडर है कि नहीं है, उसके मार्जिन्स अवेलेबल एक्सेसिबल हैं कि नहीं है, और वो फिर परकशन पे उसकी आवाज़ क्या है, रेजोनेंट है, डल है, क्या है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप भूल जाते हैं या जो सुन रहे हैं वो लिख लें कि जब मैस एब्डोमेन हो आपको दोनों लॉयंस में प्रकट करना है और कहना है कि देयर इज नो डलनेस इन द फ्लैंक्स। इन्होंने वो फिक्रा नहीं बोला, लेकिन दूसरा बोला देयर इज नो शिफ्टिंग डलनेस। जब डलनेस होगी तो शिफ्ट होगी ना, तो इन्होंने कहा कि वो नहीं है, विच मीन्स के असाइटीज नहीं है। तो ये मैं फिर बोलता हूँ कि मैथ्स की अपनी डिस्क्रिप्शन के साथ आप ये लिख लीजिए, जो अक्सर आप मिस कर जाते हैं, कि जब मैथ्स एब्डोमेन का केस है आपके पास, चाहे वो फाइब्रॉइड है, चाहे ओवेरियन ट्यूमर है, चाहे कुछ है, मैथ्स एब्डोमेन है, तो उसमें मैथ्स को एग्जामिन करने के बाद आपने तो राइट और लेफ्ट फ्लैंक में हाथ रख के परकस करना है, और अगर कोई मैस नहीं है तो इंटेस्टिन है तो रेजोनेंट होगा, और फिर दूसरी तरफ तो बस इस पे खत्म हो गई बात के फ्लैंक्स आर रेजोनेंट, इट मींस नो डलनेस। अगर कोई डलनेस है फिर उसके शिफ्टिंग डलनेस एग्जामिन कीजिए, और Yes, वो yes, sir. शिफ्ट होगी तो कहिए डलनेस आर नॉट। ये एग्जामिनेशन सिर्फ एक बात मैंने ऐड की है इनकी। अब रह गया जी कि ये पेशेंट है 21 ईयर ओल्ड और इसको मैस एब्डोमेन है, राइट साइड पे वो ज्यादा पैल्पेबल है, और प्रीवियस इसकी स्प्लीनेक्टमी हुई है। जी बताइए कि आप इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगी या क्या आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस? मैं Sir, दोनों चॉइस इसलिए दे दी, पहले आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस सोच लीजिए, उसके मुताबिक आप इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेंगे। अगर पहले आप सारी इन्वेस्टिगेशन बोलती हैं फिर उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोलेंगे, दोनों इन ऑर्डर है, दोनों इन yes, ऑर्डर। sir. जी Sir, based on the history and examination, my differentials include benign ovarian mass, malignant ovarian mass, and subserosal fibroid. Sir, pregnant. Sir, first of all, based on the history examination, pregnant. Sir, first of all, my differential will include gravid uterus. जी क्या बोला आपने? Sir, on first differential will be gravid uterus based on history and examination. हाँ हाँ ठीक है, बट इन दिस केस आपने एलएमपी पूछा रिसेंटली हुआ है, तो इसलिए कह दीजिए कि शी इज नॉट लाइकली दैट दिस मैस इज ड्यू टू ग्रेविडिटी या प्रेगनेंसी। तो वो Yes, कह, sir. आपने एलएमपी बोला था इसका, तो Yes, ठीक ठीक बोला कि किसी भी लड़की sir. में मैस एब्डोमेन पहला डायग्नोसिस इज प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने जब ये सोचा नहीं तो बड़ी शर्मिंदगी उठाई मैंने खुद क्लिनिकल प्रैक्टिस में, तो इसलिए किताब में भी यही लिखा गया है बार बार, any young girl with a mass, forget about LMP. So with a mass, the first diagnosis, as Dr. Mariam has said, is pregnancy, 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 unless ruled out. तो इन्होंने कहा वो, लेकिन उससे पहले बोल दिया बिनाइन ओवेरियन और malignant ovarian tumor। ठीक, ये तीन हो गई बातें, और क्या? Subserosal fibroid, sir. फाइब्राइड भी बोल दिया आपने, हाँ ठीक जी। एनीथिंग एल्स? Sir, non-gynecological mass. आप तो इतना सोच के क्यों बोला आपने? वो सीरियस होना चाहिए, डिस्टर्बेंस ना कुछ है ना कुछ है। वाई नॉट के ये जनरल सर्जरी का केस है, कोई और नॉन गायनेकोलॉजिकल कॉज है, इसलिए विदाउट पॉज विदाउट हेजिटेंसी एक दो नाम बोल लिया ताकि एग्जामिनर को पता हो कि यू आर थिंकिंग ऑन दोज लाइंस एज वेल। सारी लिस्ट नहीं बोल सकते आप, लेकिन दो तीन नाम बोल दीजिए, मसलन
Sir, appendicular mass because it was on the. और तो पेंडिकुलर लेस लाइकली, जो कि पेंडिकुलर मास उस सूरत में कहती हैं कि अगर इसके पास हिस्ट्री ऑफ फीवर, पेट दर्द, ये वो होता कि अपेंडिक्स का अटैक हुआ था, फिर वो परफोरेट होके वहां पे मैस बन गया। इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, बोलिए। एक अपेंडिक्स, दूसरा Mesenteric cyst. हाँ, वो ज्यादा लाइकली है इस केस में, क्योंकि Yes, sir. मेसेंटेरिक में कोई ऊपर सिम्टम्स नहीं होती। फिर इसी तरह रिट्रोपेट्रोनियल, कोई फाइब्रोमालाइटिस, Lymph. ये 2-3 नाम याद रखिए, दफा बोल दीजिए। अगर नॉन गायनिकोलॉजिकल लिस्ट है। अब ये लिस्ट हो गई मुकम्मल। लेट्स फोकस ऑन टू के जी, ये अल्ट्रासाउंड में आ गया कि जी ये ओवेरियन सिस्ट है। बोलिए जी, अल्ट्रासाउंड के फीचर बोलिए जो इसका हुआ। Sir, ultrasound पे a complex, predominantly solid-looking mass is seen arising from the pelvis, occupying the midline, measuring about 14.8 into 9.3 centimeter, arising from the right adnexal region and occupying the midline. Left tori is distinct, measuring 4.2 into 2.8 centimeter, showing mature follicles with variable sizes. Sir, इनका CTP हुआ था, जी बोलिए। उस पे लिखा हुआ था सर, a well-defined cystic lesion with ill-defined internal hyperdense area arising from the right ovary. Few internal but no solid component or calcification were noted. And size is 9 centimeter into 13 into 10 centimeter. गुड। तो ये हमारे पास अल्ट्रासाउंड अवेलेबल हो गया। तो अब आपका क्या डायग्नोसिस बन गया? इस पहले हमने बोला डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब इन इन्वेस्टिगेशन के बाद वी आर क्लोजिंग ऑन टू डेफिनेटिव डायग्नोसिस। क्या डायग्नोसिस बन गया? Sir, complex ovarian cyst. कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट। इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव आपको इम्प्रूव करने के लिए, यू आर डूइंग वेरी वेल। कहिए, चूंकि राइट और लेफ्ट दोनों में है, तो बोलिए बाइलैटरल। Bilaterals, yes sir, bilateral ovarian cyst. बाइलैटरल कह के इमीडिएटली हम उसको एक खास कैटेगरी में डाल देते हैं Yes sir. इमीडिएटली, क्योंकि यूनिलैटरल ओवेरियन ट्यूमर और होता है, जब बाइलैटरल हो जाए फिर उसकी कैटेगरी बदल जाती है, वो फिर मैलिग्नेंसी। Yes sir. तो इसमें Yes, sir. बाइलैटरल आया है। आपके ख्याल में ये बाइलैटरल ओवेरियन ट्यूमर है, तो उसके फीचर्स सोनोग्राफी में, अल्ट्रासाउंड में क्या सजेस्ट करते हैं? Sir, according to the IOTA rule, B and M rule, sir, one feature of M rule is present, which is this, but which is the size is more than 10 centimeter, but there are no solid components, there is no blood flow, there is no ascites, and there are no papillary projection. Other rules are not present according to the M rule. ये देखिए जी, आपने ये N रूल जो बोला, मुझे नहीं आता। Yes, sir. Being honest with you, मुझे नहीं आता। तो इसलिए ये रूल जो है ना, ये अक्सर एग्जामिनर्स को, मुझे नहीं आता तो आई एक्सपेक्ट के कोई और भी होगा जिसको नहीं आता होगा। तो ये रूल जो है बाद में बोलो। Yes sir. Sir, sonographic, yes sir, ठीक है, yes sir. तो कि ये एक इस तरह से तुम्हारा जवाब होना चाहिए। She is 21 year old and she had this mass for 6 months and the ultrasonographic features are suggestive। तो वो उन फीचर्स के नाम लीजिए कि साइज, कैप्सूल की थिकनेस, the presence of solid areas or no solid areas, contents otherwise, और उसकी bilaterality। ये 3-4 बातें बोल के सिस्ट जो है या मैस जो है, उसका साइज के, उसकी कैप्सूल कैसी है, उसके अंदर कंटेंट्स कैसे हैं, सॉलिड हैं, फिर उस यानी जैसा आपने बोला था उसके अंदर कोई है या फिर उसके सरफेस कोई प्रोजेक्शंस है या नहीं है। फिर लास्ट ऑफ ऑल, अगर अल्ट्रासाउंड हुआ है तो साथ डॉपलर के साथ उसकी वास्कुलरिटी क्या है, Blood flow, yes. ये फीचर बोल के आप में खुद बोलने आपने। इन दिस केस द अल्ट्रासाउंड शोज
this cyst is of this size and capsule is thick or thin. जो अगर नहीं बोला उन्होंने, आपको नहीं रिपोर्ट में मिला तो बोल दिया it has not identified thickness of the capsule, has not identified contents of the cyst or septa in the cyst, and also we don't know the vascularity. But if I knew all these features, they would tell me whether it is a benign or malignant cyst. Bilaterality एक फीचर है जो हमने आइडेंटिफाई किया है. तो Yes, sir. तरह से बोलिए, फिर बोलिए आप. Based on the ultrasound findings, the cyst is of about 14 into 10 centimeter. However, the contents of the cyst, like septation, solid components, blood flow, is not mentioned, and the thickness of the capsule is also not mentioned on the ultrasound finding. But the cyst is bilateral. Based on this, only one feature of the malignancy is present. Excellent. That अगर आप इस तरह से बोलेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह, nobody can stop you. तो इस तरह से आपने जवाब देना है. एक मिनट. चलिए, हाँ, तो इस तरह से जवाब देना आप. अच्छा जी, तो अब Yes, sir. ये हो गया कि some features are suggestive कि ये malignancy है, some features are not clear to us. तो आप इस पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे? यहाँ से शुरू होते हैं. Sir, I will first I will go for the tumor marker as my patient is young. I will go for the tumor marker. Very good. So what tumor markers you will be looking for? Sir, I will go for the beta HCG, lactate dehydrogenase, alpha fetoprotein, and C125. I will go for these. ये जितने आपने 4 नाम बोले हैं, हर मार्कर के साथ कौन सा ट्यूमर पता चलता है, ये बता देंगे आप? Yes, sir. Sir, lactate dehydrogenase tells us about the presence of the dysgerminoma. Alpha fetoprotein tells us about the presence of the embryonal and endodermal sinus tumor, and beta HCG tell us about the choriocarcinoma, and CA125 is for the it is a non-specific marker also raised in epithelial tumor as well as in other conditions. Benign condition. Very good, माशाल्लाह. आपका सुपरवाइजर कौन था, डॉक्टर मरियम? Sir, Dr. Zahida. मेरी तरफ से उनको जाके कॉम्प्लीमेंट कीजिए. आपकी बड़ी अच्छी कोचिंग की हुई है उन्होंने. वेरी गुड, माशाल्लाह. अच्छा जी, तो ये ट्यूमर मार्कर्स में लेट्स से थैंक यू सर, उसका इनहिबिन बी या बीटा वो रेज्ड है, फिर क्या होगा? सर इनहिबिन is raised in granulosa cell tumor. It is mostly raised in granulosa. Good, ठीक. वो what do you think of that test and how will you proceed? Sir, my patient does not give any history of menstrual irregularities, and she also has no history of voice changes and hirsutism. So I didn't go for the inhibin because the history is not suggestive of the granulosa cell tumor. तो फिर अब इसकी मैनेजमेंट क्या करें? Sir, I will counsel my patient and her parents about the ovarian cyst, surgical intervention, potential effect on the future fertility and malignancy risk. I will discuss these aspects in detail, will understand their concern and reassure them accordingly. Sir, my aim is... Reassurance थोड़ा सा लेट कहिए कि yes, sir. And explain to them she needs surgery and what kind of surgery is possible. Sir, it will be exploratory laparotomy. Good. And I will involve multidisciplinary team having physician, hematologist, तो आ गया counseling में है भी. Yes, sir. He needs exploratory laparotomy and after during वो क्या possible है? ये किसी ने कमेंट किया कि ये करने से पहले सीटी और एमआरआई का
लफ्ज नहीं बोला गया कि हम वो भी करवाएंगे। मेरा ख्याल है सर सीटी हो चुका है, वो तो नहीं, बता दिया मैंने। हाँ हमने कहा नहीं है, जी। तो उनका कहना ठीक है, सीटी करवा लेना ठीक है, लेकिन कोई आपने नहीं बोला तो कोई वो नहीं होगी, उसको बहुत ज्यादा हैवी वेट नेगेटिविटी का नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वी आर मूविंग ओके। चले, आप कहेंगे कि ये कि ये ट्यूमर है और ये बायलैटरल है, अल्ट्रासाउंड के फीचर्स कोई स्पेसिफिक बताते नहीं है कि ये बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है, लेकिन इसकी हम एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करने जा रहे हैं। ये काउंसलिंग का हिस्सा है। फिर जी सर। आगे ये भी बताना है जब काउंसलिंग में कि जब हम इनकी लेप्रोटमी करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि वी मे फाइंड दैट इज प्योरली बिनाइन ट्यूमर। यस सर, एंड द अदर फाइंड यस सर। दूसरी पॉसिबिलिटी है वी मे फाइंड फ्रैंक मैलिग्नेंसी। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि वी मे नॉट बी टू श्योर ड्यूरिंग लेप्रोटमी के मैलिग्नेंट है कि बिनाइन है। इस तरह से काउंसल करना। यस सर। सर यही तीन सर्जरी के दौरान ये आप कहते हैं वो ये तो डर्माइड सिस्ट है, निकाल दो इसको, कुछ नहीं, प्रोफेसर साहब दफ्तर से बैठे कह देते। तो दूसरी है कि मैडम वो तो सारे पेट में फैलते वो मैलिग्नेंट है, चलो इसका क्या करते हैं, वो जो भी आप बताएंगी मुझे, तो इसका ये कर दो। तो तीसरा है कि मैडम प्लस माइनस बात है, पक्की बात नहीं है कि बिनाइन है कि मैलिग्नेंट। ये इस तरह काउंसल करेंगे आप। फिर यस सर। उनको सर के दौरान आपने, ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, इट विल गो वेरी हेवीली इन योर फेवर अगर आप उनको अच्छी तरह काउंसल करेंगे कि विल डू एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी एंड ड्यूरिंग ऑपरेशन वी मे फाइंड इट इज अ बिनाइन ट्यूमर। तो फिर हम ट्यूमर निकाल देंगे, इसकी यूट्रस ओवरीज जो हैं वो पीछे बच जाएंगे। दूसरी तरफ है कि वी मे फाइंड कि ये मैलिग्नेंट है, फिर उसमें हमें क्या करना पड़ेगा। एंड मुमकिन है कि हमें हिस्टेक्टमी करनी पड़े। शी इज 21 अनमैरिड, ये पहले बताना जरूरी है। तो तीसरी बात है कि ड्यूरिंग लेप्रोटमी हमें पक्का ना हो तो उसके क्या हम कैसे प्रोसीड करेंगे, साइटोलॉजी करवाएंगे, फ्रोजन सेक्शन करवाएंगे या नहीं है फैसिलिटी तो डी बल्किंग कर लेंगे, क्या करें। इस तरह से ये काउंसलिंग का हिस्सा होना है। yes sir. Yes sir. I'll counsel my I will parents. counsel my patient that although the tumor markers are normal and the mass is benign looking based on the ultrasound finding, but the final diagnosis will be after the histopathology. My management plan is that I will proceed for the exploratory laparotomy, and I will do and my aim will be and I will try to preserve the ovarian tissue. But at the same time, I will consult if the mass is suspicious looking intraoperatively, then I will proceed for the frozen section. If it came out to be benign, then I will deconsult that the negative predictive value of the frozen section is poor, and she may need secondary laparotomy after the histopathology report, if the histopathology report showed malignancy. Or even if the intraoperatively the mass came out to be malignant looking, then I will proceed for the total abdominal hysterectomy plus bilateral salpingo-oophorectomy. ये काउंसलिंग में ये कंपोनेंट बड़ा जरूरी है। अगर आपने ये अल्फाज ना बोले होते एंड मुमकिन है सारा कुछ ठीक हो गया, एग्जामिनर फिर भी कहता वो आपने ये तो बताया ही नहीं था, उसको वो आपने निकाल दी यूट्रस, आपने ये कर दिया वो कर, तो एक खाम खा का एक इशू बना दिया। तो ये तो ठीक हो गया जी, तैयारी हो गई, अब बात को आगे बढ़ाएं। तो अब आप लेप्रोटमी करने जा रही हैं क्या? तो मैं प्री ऑप की प्रेपरेशन नहीं पूछ रहा आपसे, वो करके तो आप कैसे करेंगी इसकी सर्जरी?
Sir, after I will go for the midline after induction of the anesthesia. I will put the patient in supine position. Will open the abdomen through midline incision, and then once I enter the abdomen, I will do the visual and the manual inspection. If the peritoneal washing is present, I will take the sample from that for cytology. Not if, not if, नहीं यहाँ चूंकि हम सस्पिशन ऑफ प्रेगनेंसी दे चाहे कुछ भी देखने में बिनाइन है, पहला वर्टिकल इंसिजन के बाद व्हेन आई ओपन एब्डोमेन, if a cytic fluid is available, I'll collect that for cytology. If that is not available, then I'll take washing, saline से washing लेके उसकी cytology करवाऊंगा. या ये कही. Yes, sir. चले. Then I will do the visual and the manual inspection of the mass present, and if it is benign looking, then I will go for the bilateral cystectomy while preserving the ovarian tissue. Good. So if it is malignant looking, if it is malignant looking, and if it is suspicious looking, then I will if it is malignant, then I have already if it is malignant looking, then I have already counseled my patient regarding the hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy, and in this case I will also palpate for the omentum and other omentum and the bladder and bowel, and then I will proceed for the abdominal hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy. ये लंबा सा बोलने की बजाय, if it is malignant looking, I'll do the surgical staging of the disease. Yes, sir. Detail बेशक ना बोलिए. Yes, sir. फिर accordingly ये बोल के आपने बड़ा टाइम बचा लिया, वरना स्टेजेस बोल लो तो 2-3 मिनट उसमें चले जाते हैं. Now I'll do surgical staging of the disease, then accordingly perform surgery. And yes, sir. ये 2 फिक्रों में आपने कंप्लीट कर दिया जवाब. Yes, sir. सर इसमें इस तरह से बोल सकते हैं कि आई विल टेक द सस्पिशियस बायोप्सी फ्रॉम द सस्पिशियस एरियाज. ओ जी, वो तो मैं पहले 2 फिक्रे आपके बोल दे, फिर उसके बाद तो आप बिल्कुल आजाद हैं. आप बायोप्सी लेके छोड़ दीजिए. आप उसका जो भी सर्जिकल स्टेजिंग में आता है लिखा हुआ है किताब में, वो कर लेंगे. तो पहले if it is suspicious looking, I'll do surgical staging of the disease and then proceed accordingly. ये कह के आपने सारा दरिया कूजे में बंद कर दिया. अब एग्जामिनर तक है, वो पूछे कि अगर सिर्फ सस्पिशन है तो कहिए जी मैं बायोप्सी ले लूंगी. अगर वो पूछे कि जी स्टेज 1 है तो मैं बायलैटरल ओफरेक्टमी हिस्टेक्टमी कर दूंगी. अगर वो कहे स्टेज 2 है या 3 है तो वो जो भी है वो अकॉर्डिंगली हम वो फिर उसका जवाब देंगे. लेकिन आपने अपने 2 फिक्रों में उसकी इस ओवेरियन मैलिग्नेंसी की ड्यूरिंग लैप्रोटमी कंप्लीट का जवाब दे दिया है ऑलरेडी. मैं दोहराता हूँ आपके, क्योंकि ये वो सिचुएशन है जहाँ फंस जाते हैं ऐसी काम का. फिर की करेगी, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो. आपने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया. तो आप ये कहेंगे कि जी I'll do laparotomy by vertical incision, and immediately after opening of the peritoneum I'll collect fluid for cytology, or number 3, then I'll do surgical staging of the disease. Then after surgical staging I will proceed accordingly. बस. अब आप बोलिए कि ये 3-4 फिक्रे बोल के आपने सारा उसकी ट्रीटमेंट सर्जिकल कंप्लीट नहीं कर दी 1 मिनट के अंदर 3 फिक्रों. तो गायनी पेशेंट्स में भी हमने ऑपरेशन मुकम्मल करके उसको पोस्ट ऑप केयर है, उसकी पोस्ट ऑप ट्रीटमेंट जो यहाँ तो होगी डिस्कशन, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी वगैरह वगैरह, तो वो करके पेशेंट को घर भेज दिया. मैं बार बार कहता हूँ उधर ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट में डिलीवर करके घर भेजना आपने घंटी बजने से पहले.
इधर गायनी पेशेंट में सर्जरी मुकम्मल करके पोस्ट ऑप करके उसको पोस्ट ऑप के बाद कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी की जरूरत है वो करके घर भेज Yes, sir. घर भेज दिया है तो आप पास हो। तो ये टाइम सेविंग तरीके हैं आपके। अब मैं ये चूंकि अक्सर होता है, आप लेप्रोटमी पहले तो आप लेप्रोटमी कैसे करेंगे, कोई ट्रांसवर्स इंसिजन पे कोई वर्टिकल इंसिजन पे फंस जाता है। तो इन्होंने मिड लाइन बोला, मैं मिड लाइन से इतफाक नहीं करता, पैरामीडियन बेहतर होता है। तो खैर वो कबूल है मुझे, कोई ऐसा बात नहीं। लेकिन उसके बाद फिक्रों में आपने सर्जरी कंप्लीट कर दी, वर्टिकल इंसिजन after opening of the peritoneum, collection of ascitic fluid for cytology, then surgical staging and proceed accordingly. अब उसमें आ गया वो हमने फ्रोजन सेक्शन पीछे छोड़ दिया था क्योंकि हमने यहाँ पक्का कर लिया लुक्स मैलिग्नेंट। अगर सस्पिशन है सिर्फ आप कहेंगे जी मैं फ्रोजन सेक्शन करूंगी, और वो जो फिक्रे इन्होंने बोले डॉक्टर मरियम ने कि उसकी रिलायबिलिटी क्या है क्या नहीं है, वो फिर सस्पिशन केस में वहां उधर चले जाएंगे हम। लेकिन जो देखने में मैलिग्नेंट है तो उसका ये 4 फिक्रे बोलनी, और फिर कि जी पोस्ट ऑपरेटरी टेक केयर ऑफ हर पेन, wait for histopathology confirmation of the diagnosis, and according to that I'll refer her to oncologist for further treatment, which would be either chemotherapy, immunotherapy or radiotherapy. गल मुख आपने सिस्प्लेटिन का नाम नहीं लिया, आपने इम्यूनोथेरेपी दवाइयों के नाम नहीं लिए, उनके डोजेज नहीं जाने, उनके साइड इफेक्ट्स नहीं, कुछ नहीं बोला, आप पास हो। फिर वो होता है जो इन 4 बातों में फंस जाता है, और फिर वो पेशेंट घर नहीं गया तो आप पास नहीं हुए, आप भी घर नहीं गए। सर जैसे आप हाँ जी, सर मुझे ये दोहराने से फिर आप बोलिए, जो अब बोली है ना मैं उनकी बात सुनूंगा। फिर मैं तीसरी दफा दोहरा रहा हूँ, किसी भी लेप्रोटमी फाइब्रॉइड की है, confirm the diagnosis, inspect, and accordingly I'll do either myomectomy or hysterectomy, जो भी आपका प्लान है। और ये इतना सा रखिए, आप डिटेल में जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे तो उसमें वक्त बहुत ज़ाया होता है। और फिर जी अब आप क्या पूछना चाहती हैं, बोलिए। सर मैंने ये क्वेश्चन करना था, आपने ये कहा है ना कि जैसे सर ये अनमैरिड पेशेंट है तो जाहिर है इसके फर्टिलिटी इश्यूज भी होंगे, तो आपने सर कहा कि अगर हमें लेप्रोटमी करने पे हमें लगता है कि मैलिग्नेंट कंफर्म है, तो सर क्या हम बगैर बायोप्सी के हम उसके THBSO कर देंगे सर? देखो जी, अगर हमारे पास सर फ्रोजन सेक्शन अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ये एक आप ये कहिए कि अगर वो स्टेज 1 डिजीज है, लिमिटेड टू 1 ओवरी और कुछ नहीं है, यहाँ सस्पिशन, तो आई टेक बायोप्सी और डू सिस्टेक्टमी और जो भी करना है, एंड दैट आफ्टर कंफर्मेशन आई डू द नीडफुल सर्जरी, बायोप्सी लेके आ जाए। जहाँ पे विजिबल वो स्टेज 3 या 4 है, तो स्टेज 2 तो दूसरी ओवरी भी इन्वॉल्व होती है, वहां भी बायोप्सी लेके वापस आ सकते हैं। लेकिन स्टेज 3 और 4 है तो उसमें तो कोई शक नहीं रहता कि आप ये कहें कि मैं इसकी फ्रोजन सेक्शन करूंगी तो फिर वो मेरा ख्याल है ज़रा ज्यादती हो जाएगी। और ऐसे पेशेंट में जहाँ पे स्टेज 3 और 4 है उसमें बोले कि presence of secondaries, metastasis or involvement of the disease in the liver, ये वो ऊपर, वहाँ पे मैं फिर वो रेडिकल सर्जरी या कंप्लीट सर्जरी करूँगी। इस तरह से ये लाइन रखी। मैं दोहराता हूँ, डॉक्टर शगुफ्ता ने ये पूछा है तो कि अगर आप कहें कि जी वो स्टेज 1 डिजीज है, वहाँ पे सस्पिशन हो सकती। जो मैं जब नया असिस्टेंट प्रोफेसर था मुल्तान में, माशाल्लाह का ज़माना था, उस वक्त वहाँ के जर्नल की 12 साल बेटी का लार्ज मैस एब्डोमेन था, मुझे बुलाया गया CMH में उसकी सर्जरी करने के लिए। इट वाज विजिबली मैलिग्नेंट,
मैंने उसकी टोटल हिस्टेरेक्टमी बायलैटरल हिस्टेरेक्टमी। आपके सवाल के मुझे 4 दिन नींद आई कि अगर उसका बिनाइन आ गया और सर्जन ने जनरल ने तो मैंने टांग देना कि तू बायोप्सी क्यों नहीं की मेरी 12 साल कुड़ी का। जब उसकी रिपोर्ट आई कि मैलिग्नेंसी ही थी, मुझे नींद आई। शुक्र है, इमेजिन करो कि तो शुक्र है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। तो इफ देयर इज ओनली सस्पिशन उस सूरत में होगी जब वो स्टेज 1 पे ही है। वहां पे आप बेशक कर दीजिए कि जी वो स्टेज 1 पे है, तो वहां पे मैं सिर्फ वो ओवरी ही निकालूंगी, बाकी कुछ नहीं निकालूंगी। और या फिर स्टेज 2 पे भी आप कहते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ मैलिग्नेंसी या वैसे बिनाइन बायलैटरल सिस्ट भी तो हो सकती है। आई टेक बायोप्सी, लेकिन 3-4 का पक्का कर दीजिए कि 3-4 है, तो उसमें जो उसकी कंप्लीट सर्जरी करूँ। चलें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मैं डॉक्टर फातिमा बात कर रही हूँ। सर अगर जैसे डिस्टर्मिनोमा या फिर जर्म सेल ट्यूमर है, उनके लिए तो कहते हैं आने वाला था स्पेसिफिक पे बात है। जी मैम, जी सर। जी, और सर तो उनके लिए तो यही कहते हैं कि स्टेज 3 और 4 में भी हमने बिल्कुल फातिमा, मैंने ये लिखे हुए पॉइंट जो मैं 4-5 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, उसमें डिस्टर्मिनोमा भी है। मैं आता हूँ। चलें, अगर ये हो गया तो मैंने इस ट्यूमर के हिसाब से पॉइंट्स बनाए हैं, आपको लिखवा दूं या आप सुन लीजिए मेरी बात। पहला पॉइंट तो ये है कि डॉक्टर मरियम ने कर दिया वेरियस ट्यूमर मार्कर्स। आप ये वो किसके लिए हैं स्पेसिफिक, वो 3-4 हैं। ये 120 एपिथेलियल ट्यूमर्स के लिए है, CEA कार्सिनोमा एम्ब्रियोनिक एंटीजन वो म्यूसिनस ट्यूमर्स के लिए है, LDH डिस्टर्मिनोमा के लिए है, इनेबिन कोरियोकार्सिनोमा के लिए है, इनेबिन बी ग्रैनुलोसा सेल्स के लिए है, और बाकी अल्फा फीटोप्रोटीन्स एम्ब्रियोनिक सेल्स के लिए। ये मतलब जब आप नाम लें, आप उनके आगे एक ये 125 आगे लिख ले एपिथेलियम, CEA के आगे लिख ले म्यूसिनस, LDH, इस तरह ये याद रखिए। क्योंकि इम्तिहान में आप जब बोल देते हैं ट्यूमर मार्कर, फिर वो एग्जामिनर पूछ लेता है, तो अगर आपको नहीं आता फिर वो जरा ये अच्छा भला इम्तिहान देते एक ट्यूमर मार्कर नहीं आया तो उस पर फेल होना तो बड़ी गलत। डॉक्टर मरियम ने बोला रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी कैसे असेस करते हैं। उन्होंने जो बोला वो मुझे नहीं आता, लेकिन मैं जो लिख के लाया हूँ RMI, रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इंडिकेटर, वो आप कोई भी याद कर लीजिए। वो RMI इज अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स मल्टीप्लाइड बाय मीनोपॉज से पहले है, मीनोपॉज के बाद है, और मल्टीप्लाइड बाय CA 125। आसान सा मुझे लगा। अगर ये सारा मिलके 200 से ऊपर आ जाता है तो मैलिग्नेंसी का रिस्क हाई होता है। तो RMI या रिस्क मैनेजमेंट या मैलिग्नेंसी का रिस्क क्या है, इसकी कैलकुलेशन के 2-3 फार्मूले हैं। मैं तो एक ही याद रखता हूँ, बहुत तो मैं जाने की जरूरत नहीं। और नंबर 4 बात यह है कि अगर डिस्टर्मिनोमा है, वो एक ट्यूमर है विच रिस्पॉन्ड्स वेरी वेल। उसमें जरूरी नहीं आप पेल्विक क्लियरेंस करें, जरूरी नहीं आप पेल्विक क्लियरेंस करें, और इसलिए वो उसके फॉलोड बाय कीमोथेरेपी, इट हैज 70% सर्वाइवल रेट, और पर्टिकुलरली फॉर ए यंग गर्ल लाइक हर 21, और वो यंग एज में होता भी है। नंबर नेक्स्ट 5 सर्जिकल स्टेजिंग। आप जरा अच्छी तरह
जैसे मैंने बोला, ये से 1 2 3 बोलिए और याद रखिए। लास्ट, आपको डिटेल जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कीमोथेरेपी में सिस्प्लेटिन या कॉम्बिनेशन क्या है, इम्यूनोथेरेपी में क्या है, नाम आने चाहिए, और रेडियोथेरेपी में क्या डोज है क्या नहीं। लास्ट ऑफ ऑल, BRCA1 में कौन सा क्रोमोसोम है, BRCA2 में कौन सा क्रोमोसोम है। BRCA1 में 17 क्रोमोसोम है, BRCA2 में 13 क्रोमोसोम है। वो फैमिली हिस्ट्री और वगैरह वगैरह, ये मैंने 7 बातें निकाली थी जो मैंने सोचा ओवेरियन ट्यूमर रिलेटेड पेशेंट आए तो आपको ये डिस्कशन में आनी चाहिए, और आपको अपने प्रेजेंटेशन में आप ये डाल दें तो और भी सोने पे सुहागा होगा, अच्छा होगा। मैं दोहरा दूं, एक ट्यूमर मार्कर्स आने चाहिए, उनकी करेक्ट एप्लीकेशन। दूसरा, RMI की कैलकुलेशन आनी चाहिए। फिर डिसजर्मिनोमा खास तौर पर डिस्कस होता है, जो आपने पूछा भी, उसका पढ़ लीजिए थोड़ा सा कि उसका प्रोग्नोसिस क्या है। फिर ये तो बहुत ही पूछा जाता है, और बहुत सारे आप इस पे फेल होते हैं, सर्जिकल स्टेजिंग, कि जी लेप्रोटमी कैसे करोगे, क्या देखोगे अंदर से, क्या नहीं करोगे, क्या नहीं। और आप अननेसेसरी वक्त जाया करने की जरूरत नहीं। कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की डिटेल थोड़ा सा 1-2 फिक्रे आने चाहिए, ज्यादा नहीं। चलें, मेरे पास 2-3 हैं, कुछ सर पूछना। अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर आयशा बात कर रही हूँ। सर एक क्वेश्चन पूछना है, पूछ लूँ? क्यों ना, अगर मैं ना कहूँ तो ना हो जाओगे। नहीं सर, रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ। पूछिए जी, पूछिए जरूर। अच्छा सर, मैंने क्वेश्चन ये पूछना है कि सर मैंने एक पेशेंट देखा सर, उनको जो है ना वो फाइब्रॉइड था पोस्टीरियर वॉल के अंदर, और 8 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड था पोस्टीरियर वॉल में। सर जब मैंने उनको एग्जामिन किया तो सर मुझे सिर्फ 8 वीक्स की, या हाथ कह लें कि 10 वीक्स की जो है मुझे यूट्रस पैल्पेट हुई। ठीक है 8 वीक्स की क्या हुआ? सर, मैंने पेशेंट देखा था उसमें 8 वीक्स की यूट्रस मुझे पैल्पेट हुई थी, 8 to 10 वीक्स की। हाँ ठीक है। और सर उनके पोस्टीरियर वॉल में फाइब्रॉइड था, बिल्कुल यूट्रस के बैक साइड पे पोस्टीरियर हाँ वॉल में फाइब्रॉइड था, और वो फाइब्रॉइड भी सर 8 सेंटीमीटर का था। हाँ, सर जब मैंने एग्जामिन किया तो मुझे जो है वो मैस पैल्पेट नहीं हुआ, मुझे सिर्फ यूट्रस पैल्पेट हुई थी कोई बात, फिर क्या सर। हुआ? और सर जब मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी, मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जब मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी तो सर मैं एंटीबयोटिक यूट्रस, हाँ मोबाइल, नॉन हाँ, टेंडर, सिर्फ यही बोलूंगी, या मैं पूरी मैथ्स की डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगी कि तो मुझे तो मैथ्स फील ही नहीं हुआ, फॉर्म ठीक कंसिस्टेंसी। है, 1 मिनट। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। मैं उस जमाने का ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट, जब अल्ट्रासाउंड अवेलेबल नहीं था, सब NSR पेल्विक फाइंडिंग पे होता था। बिलीव इट, मैं जब हाउस सर्जन था इंग्लैंड में, मैं मेरे बॉस ने क्यूबिकल में पेल्विक एग्जामिनेशन PV जिसको हम कहते हैं करने जाना, तो मेरे साथ उन्होंने कहना राशिद स्टे बैक। मैं कहा नो, आई विल अकम्पनी यू, आई वांट टू सी हाउ यू फील। तो वो उसने देखना, तो फिर मुझे भी कभी कभी कहना कि चलो तुम भी देख लो, तुम भी देख लो। तो आई लर्न पेल्विक एग्जामिनेशन फ्रॉम माय बॉस एंड फाइंडिंग्स। मेरा बॉस कहता था कि मेरी फाइंडिंग कभी गलत नहीं, ऑपरेशन के दौरान पता चल जाता है कि आपने तो ये लिखा था, निकला ही जैसा आपने कहा। मुझे तो यूट्रस नॉर्मल लगी, और लेप्रोटमी हुई तो उसमें 8 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड निकला है। वो तो फाइनल, ये उस जमाने की बात है। अब तो इंटीमेट एग्जामिनेशन पे रॉयल कॉलेज की गाइडलाइंस आती है कि जरूरी नहीं है आप हर दफा करो। अब अल्ट्रासाउंड इज मोर रिलायबल। तो हमारा पेल्विक एग्जामिनेशन जो है अब अल्ट्रासाउंड डिपेंडेंट है, सोनोग्राफिक फाइंडिंग्स पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए अगर आपने PV की और आपको यूट्रस नॉर्मल या स्लाइटली बल्की लगी, तो आप वही बोलेंगे जो महसूस। आज की ये तीसरी टिप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। आप वही बोलेंगे इम्तिहान में जो आपने महसूस किया है।
इस बेसिस पे, हिस्ट्री की बेसिस पे, या आपको आपकी दोस्त है वो जो क्लिनिकल सुपरवाइजर होते हैं उसकी बेसिस पे वो कुछ कह गई, आपकी फाइंडिंग गलत हो गई ना। आपने जो फील किया है वही बोलेंगे, वही बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। हाँ, समझ सर। एक्सक्यूज मी सर। वो डॉक्टर वो सर इसका मतलब इसका मतलब सर कि हमें फॉर्म कंसिस्टेंसी नहीं बोलना, हमें कंसिस्टेंसी पे कमेंट नहीं करना। पीछे से कोई तो उसको बता के फिर आप बोलते। सर आपने जो फाइंडिंग्स आई हैं पर एब्डोमिनल पेन, शिफ्टिंग एक मिनट सर इसका मतलब कि हमने फिर यूट्रस पे सिर्फ कमेंट करना है, हमने मैथ्स पे कोई कमेंट नहीं करना कि मैथ्स मुझे फॉर्म कंसिस्टेंसी का लगा है। नहीं फील हुआ तो नहीं फील, हाउ कैन यू मेक ए कमेंट समथिंग व्हिच यू हैवंट फेल्ट। तो एट नेक्सा में राइट लेफ्ट आपको कुछ फील नहीं हुआ तो कुछ फील नहीं हुआ, डजंट मैटर। यूट्रस के बारे में सर, यूट्रस की कंसिस्टेंसी तो नहीं बतानी ना। जो फील हुआ वो ही बोलो। यूट्रस इज नॉर्मल या फर्म या सॉफ्ट प्रेग्नेंट है तो जो भी है तो, लेकिन आपने, मैंने दूसरी दफा दोहरा रहा हूँ ये बात, जो आपको फील हुआ है वही बोलना है, वही बोलना है, वही बोलना है। थैंक यू सर। तो बिल्कुल नहीं कुकअप करनी फाइंडिंग के अल्ट्रासाउंड में तो ये था तो मुझे भी फाइब्रोइड होगा ना, जरूरी नहीं थी जी। एक्सक्यूज मी सर। सर एक क्वेश्चन है जी सर, पेशेंट है सर, एक 85 इयर्स प्लस की है, अगर उसकी इंसिडेंटल फाइंडिंग आती है अल्ट्रासाउंड पे ओवेरियन सिस्ट कोई आती है 12 to 13 सेंटीमीटर विद सेप्टेशन, तो सर उसको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे उस पेशेंट को? ये बिल्कुल अच्छा हुआ आपने इस बात पूछी। अगर पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट है अप टू द एज ऑफ 60 खास तौर पर, तो और उसमें ओवेरियन ट्यूमर फील होता है, सिस्ट या ट्यूमर कहिए, जो 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, उसका निकालना जरूरी है। अगर वो नियोप्लास्टिक सिस्ट है, एक फंक्शनल सिस्ट होती है जो इस एज में बहुत कम होती है, लेकिन वो कंफर्म करके कि वो नियोप्लास्टिक सिस्ट है उसका निकालना जरूरी है। तो चाहे उसके चूंकि बिनाइन या मलिग्नेंट दोनों में ये फर्क नहीं है कि मलिग्नेंट में सिम्टम्स होती हैं, बिनाइन में नहीं होती, दोनों में सिम्टम्स नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है। फिर भी पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट में 7 सेंटीमीटर की सिस्ट है तो उसका निकालना जरूरी है। सर टीएच, सर ओवरीज तो निकालेंगे, टीएच भी करेंगे साथ पोस्ट मेनोपॉजल? वो उसमें नहीं करता अगली दफा, अब तो टाइम खत्म होने वाला है, तो कि जिसकी बायलैटरल क्या यूट्रस को छोड़ देना चाहिए, जनरल आंसर इज नो, निकाल देना चाहिए। लेकिन ये कि अगर 75 है उसकी यूट्रस में अब ना सी सर्विक्स होगा ना सी एंडोमेट्रियम होगा, उसकी बहस हो सकती है पीछे छोड़ने की के हिसाब से, ध्यान के हिसाब से फ्रैक्टमी के बाद हिस्टेक्टमी होनी चाहिए। चले और सर आपने अभी बोला था कि जब मैस होगा एब्डोमेन में तो आपने दोनों फ्लैंक्स पर कस करना है और डलनेस देखनी है। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर एसाइटिस होगा तो उसमें तो शिफ्टिंग डलनेस नहीं आएगा। सर प्लीज उसकी लाइंस बोल दें कि अगर ग्रोस एसाइटिस होगा तो उसमें पीए एग्जामिनेशन कैसे बोलेंगे? नहीं, ये जब आपने मैथ्स का एग्जामिनेशन पूरा कर लिया तो उसके बाद आपने विजिबली राइट फ्लैंक में जाना है, ऐसे करना है, रेजोनेंट, मुझे अब आ रही है रेजोनेंट आवाज, और फिर लेफ्ट पे जाना है, वो दोनों तरफ कहिए फ्लैंक्स आर रेजोनेंट, बस। सर अगर एसाइटिस होगा तो फिर भी तो डल होगा ना? फिर डल होगा, फिर उसकी शिफ्टिंग करनी है। सर ग्रोस एसाइटिस में जब शिफ्टिंग डलनेस तो थोड़े फ्लूइड में होता है, अगर ज्यादा फ्लूइड होगा, ग्रोसली डिस्टेंडेड है, तो उसमें तो फ्लूइड थ्रिल नहीं होगा। वो इतना बहुत रेयर होता है कि इतना पानी भरा एसाइटिस में शिफ्टिंग होती है।
ठीक है सर। क्योंकि सर बात मैस एब्डोमेन के साथ सर डिस्टेंशन में गैशियस एब्डोमेन होता है, वो लगता है यही है डिस्टेंडेड है, लेकिन उसमें फ्लूइड इतना नहीं होता, तो वो फिर बाकी रेजोनेंट ही होगा। अगर मिनिमम फ्लूइड होगा तब भी फ्लैंक्स डल हो जाएंगे ना, क्योंकि वो विद ग्रेविटी फ्लूइड या राइट फ्लैंक में चला जाता है, लेफ्ट में चला जाता है अगर थोड़ा होगा। ठीक है सर, थैंक यू। और सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि अगर सर्जिकली सर ओवरीज रिमूव हुई होंगी तो उसमें आरएमआई स्टेटस में सर मेनोपॉजल में 2 मार्क्स देंगे या 3 देंगे अगर सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ओवरीज हुई होगी? मैं समझा नहीं सर आरएमआई में हम मेनोपॉजल स्टेटस देते हैं ना, तो सर अगर पेशेंट की पहले से हिस्टेक्टमी और ओवरी रिमूवल हुई होगी तो फिर आरएमआई में जो उसको हमने स्टेटस असाइन करना है वो मेनोपॉजल का देंगे या पोस्ट मेनोपॉजल का? तो उसमें फिर आरएमआई तब लगाए आरएमआई तो फिर नहीं होगा ना, क्योंकि उसकी ओवरीज और यूट्रस तो ऑलरेडी रिमूव्ड है, देन नो नीड ऑफ आरएमआई। वो क्यों? चलिए लास्ट क्वेश्चन अगर पूछना है, नहीं तो बंद करते। सर इसमें टीईए करेंगे या नहीं बायलेटरल ओवेरियन? क्या सर आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने पूछना था कि आप आपस बहुत सारे माइक खोले, यही बात नहीं आ रही तो अगली दफा पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. God bless you, sir. God bless you. Thank you very much, sir.